हेलो एवरीवन, मैं शिवराज एसआर नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ब्लड सेल को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट सेल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेल है वो है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इसी को ल्यूकोसाइट सेल भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। वाइट ब्लड सेल्स तीनों सेल्स यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों सेल्स में सबसे लार्जेस्ट होती है। तीनों सेल्स में सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी है? WBC, ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को डिफेंस सेल्स ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। डिफेंस सेल्स ऑफ बॉडी कौन होती है? ल्यूकोसाइट्स। डिफेंस यानी कि रक्षा करना। ये एक तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बॉडी किससे प्रोटेक्ट होगी? बाहरी कोई एंटीजन आता है बाहर से, फॉरेन बॉडी बाहर से एंटर होती है बॉडी के अंदर, जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं। यानी कि बॉडी से बाहर से कोई एंटीजन आएगा तो वो क्या करेगा? डिजीज प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर, डिजीज प्रोड्यूस करेगा, या फिर कोई इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन फैलाएगा बॉडी के अंदर। तो वो एंटीजन के खिलाफ WBC सेल क्या होती है? वर्क करती है। उस सेल से बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। एक तरीके से डिजीज़ को रोकने में, किसी भी इन्फेक्शन को रोकने में किसका रोल होता है? WBC सेल्स का। तो WBC क्या होती है? बाहरी जो एंटीजन आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनको ये किल कर देती है, मार देती है, जिससे बॉडी को इन्फेक्शन या डिजीज़ होने से बचाया जा सकता है। तो एक तरीके से ये क्या कर रही है? बॉडी का इम्यून बना रही है, यानी कि इम्यून सिस्टम को ये बनाने में हेल्प करती है। जिससे इम्यून सिस्टम क्या होता है? बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम, जो कि किसी भी डिजीज या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी से क्या करता है? वो सिस्टम लड़ता है, उनको किल कर देता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। जिससे क्या होती है? बॉडी उस इन्फेक्शन को जल्दी से ख़त्म कर देती है, या उस इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया, वायरस को क्या करती है? किल कर देती है। जिससे कि वो इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ है तो वो जल्दी से उस डिजीज़ से या इस इन्फेक्शन से जल्दी से वो रिकवर हो जाता है। तो ये क्या कर रही है? उन एजेंटों से, फॉरेन बॉडी से बॉडी को क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। जिस तरीके से सोल्जर्स जो होते हैं कंट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, दुश्मनों से कंट्री की वो क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। सेम उसी तरीके से ये क्या हो गया? यहाँ पर बॉडी के अंदर रहकर WBC सेल जो बाहर से कोई आता है तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। उनके अगेंस्ट हथियार बनकर खड़े हो जाते हैं, जिससे उनको किल कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, और इस तरीके से बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज़ होने से रोकते हैं। तो इनको सोल्जर सेल्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं। तो डिफेंस सेल्स को क्या बोलते हैं? सोल्जर। सोल्जर मतलब सैनिक। तो सोल्जर सेल्स कौन से होती है बॉडी की? वो होती है WBC। और डिफेंस सेल्स भी कौन होती है? WBC। तो इसको डिफेंस सेल्स या सोल्जर सेल्स ऑफ बॉडी कहते हैं। रेशियो ऑफ RBC WBC, जो RBC और WBC का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? अगर ब्लड के अंदर 600 RBC प्रेजेंट है तो वहाँ पर 1 WBC प्रेजेंट होगी। कितना होता है? 600/1 यानी कि 600 अगर RBC प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या होगी? 1 WBC ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये इनका रेशियो रहता है। तो WBC की जो काउंट है यानी कि RBC की अपेक्षा कम होती है। नंबर ऑफ WBC जो काउंट होता है वो कितना होता है ब्लड के अंदर? 4000 to 11,000 माइक्रो/माइक्रोलीटर। 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर, ये WBC काउंट है। RBC काउंट कितना होता है? RBC काउंट अपन ने पहले पढ़ लिया था। RBC काउंट 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³। ये RBC काउंट अपन ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया था। RBC काउंट जो है वो इसको 3.5 से 5.5 एवरेजन इसको मानते हैं। ठीक है, ये भी RBC काउंट जो होता है, अगर इससे कम आ रहा है तो कम हो जाता है और इससे ज़्यादा आता है तो काउंट ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं बुकों के अंदर
3.5 to 5.5 भी लिखा हुआ है। तो जनरली एवरेज ये भी इसका मानते हैं, तो इतना एवरेज आपको लेकर चलना है। तो आरबीसी काउंट अपन ने पहले डिस्कशन कर लिया था। डब्ल्यूबीसी काउंट ये है, अगर डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट और कम हो जाता है, तो वो एक तरीके से किसी डिजीज या किसी स्टेट को इंडिकेट करता है। आरबीसी काउंट का बढ़ना और कम होना, डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बढ़ जाए, डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को किस कंडीशन में बढ़ते हैं, या उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के दौरान डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। उस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट्स, साइटोसिस मतलब सेल्स यानी कि इंक्रीजमेंट हो गया इसका। तो ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, 11,000 पर माइक्रोलीटर, जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा हो जाता है। डब्ल्यूबीसी काउंट दो तरीके से बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। एक ल्यूकोसाइटोसिस ओनली इन्फेक्शन कंडीशन के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा। इसमें ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन में क्या होता है, कोई जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई एंटीजन या बैक्टीरिया वायरल कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है, तो क्या होता है, जैसे ही इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती है वो खुद का काउंट, उनकी संख्या बढ़ा देती है, क्योंकि वो उनसे लड़ सके। उन एंटीजन, यहाँ पे एंटीजन एक तरीके से एनिमी, जो दुश्मन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो एंटीजन के खिलाफ। बॉडी के अंदर देखें तो एंटीजन जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, जैसे वायरस हो गए, ये सब क्या है, एक तरीके से पैथोजेंस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको रोकने के लिए डब्ल्यूबीसी सेल्स क्या होती है, खुद संख्या बढ़ा लेती है इन इन्फेक्शन को कम करने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है। सेकेंड काउंट एक और कंडीशन में बढ़ता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमिया। उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक ब्लड से रिलेटेड कंडीशन है, यानी कि ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया में भी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है, लेकिन वो डब्ल्यूबीसी काउंट किस वजह से बढ़ रहा है, एबनॉर्मल सेल डिवीज़न हो रहा है डब्ल्यूबीसी में, जिसकी वजह से काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी सेल डिवीज़न के कारण से हो रहा है। तो वो कंडीशन है एक तरीके से ब्लड सेल का जो होता है कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर बोलते हैं जिसको। तो ब्लड कैंसर के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ ब्लड कैंसर में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल सेल डिवीज़न हो रहा है, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी की संख्या जो हो रही है बढ़ रही है, तो वो कंडीशन ल्यूकेमिया कंडीशन कहलाती है, ना कि ल्यूकोसाइटोसिस। तो ब्लड कैंसर में ल्यूकेमिया कंडीशन डेवलप होगी। तो दोनों में ही डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग अलग है। एक तो किसी इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, उसको कम करने के लिए बढ़ रहा है डब्ल्यूबीसी काउंट, और सेकेंड बॉडी की ब्लड के अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होने के कारण डब्ल्यूबीसी में ब्लड कैंसर की जो कंडीशन है वो डेवलप हो गई है, तो उसकी वजह से सेल जो काउंट है वो बढ़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया दोनों में ही डिफरेंस अलग अलग है। अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। पेनिया वर्ड पहले भी आता है, जैसे एरिथ्रोपेनिया, आरबीसी काउंट कम हो जाता है, सेम उसी तरीके से ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोपेनिया, यानी कि ल्यूकोसाइट्स जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होता है, कम हो जाता है। ये कई कंडीशन में, कई डिजीज़ कंडीशन के अंदर ये जो होता है डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। जैसे HIV कोई पेशेंट है, उसके अंदर भी डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है, उसके अंदर भी डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। मलेरिया पेशेंट है, उसमें भी डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। तो कई सारी ऐसी कंडीशंस है, जैसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, जिनमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो
कम होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। अगर WBC काउंट कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बॉडी की जो डिफेंस सेल्स है उनकी संख्या कम हो रही है, तो उसके अंदर, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, डिजीज से या इन्फेक्शन से वो बॉडी लड़ नहीं पाएगी। तो ये इन कंडीशन के अंदर कुछ कंडीशन मैंने लिखी है जिसमें ल्यूकोपेनिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये WBC के काउंट बढ़ने या कम होने के वो कुछ पॉइंट्स थे, जिसमें उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बढ़े तो और कम हो तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ WBC के टाइप। जो WBC होती है मेनली 2 टाइप्स की होती है, एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। जो इसके टाइप्स है वो WBC के जो सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रेनुल्स के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट है या नहीं, उसी के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। एग्रेनुलोसाइट्स जो WBC होती है उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेनुल्स। एग्रेनुलोसाइट्स जो होती है वो किस टाइप की सेल है WBC, उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि जो ग्रेनुलोसाइट्स जो WBC होती है उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइटोप्लाज्म विद ग्रेनुल्स, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रेनुल्स। एग्रेनुलोसाइट्स को 2 में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के अंदर डिवाइड इसको किया गया है, किसको, एग्रेनुलोसाइट्स। इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये मैंने इनकी स्ट्रक्चर, इनकी सेल्स का समझने के लिए एक डायग्राम बनाया है। लिम्फोसाइट जो सेल है इसके साइटोप्लाज्म में क्या है, ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, राउंड होता है। किसका, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सेल का न्यूक्लियस किस तरह का होगा, राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये काउंट में 20 to 25% प्रेजेंट होती है। कौन, लिम्फोसाइट्स। सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी जो सेल है, सबसे स्मॉल, वो कौन सी है, लिम्फोसाइट। WBC के अंदर लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है। मोनोसाइट्स की बात करें, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किस टाइप का होता है, एस शेप्ड न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है किडनी शेप होता है। किस तरीके का होता है, मोनोसाइट सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड होता है। ये परसेंटेज में 6 to 8% प्रेजेंट होती है ऑल ओवर WBC में। इस सबसे लार्जेस्ट सेल होती है और इसका फंक्शन फेगोसाइटिक फंक्शन इसका होता है। सबसे लार्जेस्ट की बात करें तो कौन सी है, मोनोसाइट सेल होती है WBC में, और इसका जो फंक्शन होता है वो फेगोसाइटिक फंक्शन होता है। फेगोसाइट मतलब होता है जो सेल्स होती है वो क्या करती है, कोई फॉरिन मटेरियल, फॉरिन बॉडी जो होती है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इस तरीके की जो कोई फॉरिन बॉडी है या एंटीजन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको क्या करती है, ये सेल्स जो होती है WBC, जो मोनोसाइट सेल्स जो होती है वो क्या करती है, एंगल्फ कर और डाइजेस्ट कर जाती है उसको, यानी कि इसको भक्षक सेल बोलते हैं एक तरीके से। ये क्या करती है, एंगल्फ कर उस एजेंट को या उस एंटीजन को क्या करती है, डाइजेस्ट कर जाती है। तो ये इस तरीके से फेगोसाइटिक सेल होती है। ये जो मोनोसाइट सेल होती है ये ब्लड में सर्कुलेट होती है, और कुछ जो मोनोसाइट सेल होती है वो माइग्रेट होकर टिश्यू तक पहुंच जाती है और टिश्यू में जाकर वहाँ फिक्स्ड हो जाती है, और उन सेल्स को, जो मोनोसाइट सेल जो टिश्यू के वहाँ टिश्यू पे जाके माइग्रेट हुई है वहाँ पे जाके फिक्स्ड हो जाती है, उनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। ये होती मोनोसाइट ही है, लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन में ना रहकर टिश्यू या सेल्स के या ऑर्गन के वहाँ पर जाकर ये क्या होती है, फिक्स्ड हो जाती है। उन सेल्स को बोला जाता है मैक्रोफेजेस, और ये क्या करती है, यही फेगोसाइटिक फंक्शन करती है। मैक्रोफेजेस ये क्या करती है, वहाँ पर
जो सेल डेब्रिज होते हैं या जो पैथोजेंस होते हैं उनको एंगल पर और डाइजेस्ट कर जाती है, और इस तरीके से क्या करती है, जो बॉडी है उसको एंटीजन या पैथोजन या सेल वेस्ट या सेल डेब्रिज जो होते हैं उनसे क्या करती है, प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करवाती है। तो मोनोसाइट जो सेल होती है वो टिश्यू में जो होती है वो किस तरीके से काम करती है। अगर टिश्यू में मोनोसाइट सेल प्रेजेंट है, मोनोसाइट जो सेल होती है अगर ये टिश्यू में माइग्रेट हो गई तो उस वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। ठीक है, और मैक्रोफेजेस ही क्या करती है, फेगोसाइटिक फंक्शन करती है, और ब्लड के अंदर रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसाइट्स। ये कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में, और टिश्यू में जाते ही मैक्रोफेजेस में ये चेंज हो जाती है, ये फिक्स्ड रहती है, और ब्लड के अंदर मोनोसाइट जो होती है कुछ सर्कुलेट होती हुई रहती है। मैक्रोफेजेस के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि लीवर के अंदर, जो लीवर में होती है वो होती है कुफर सेल्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर, जो मैक्रोफेजेस सेल होती है, मैक्रोफेजेस जो सेल होती है, जैसे लीवर के अंदर होती है कुफर सेल, कुफर सेल्स इन लीवर, इसके अंदर होती है स्किन के अंदर लैंगरहैंस सेल्स इन स्किन, एल्यूलर मैक्रोफेजेस इन लंग्स। अगर लंग्स की बात करें तो एल्यूलर मैक्रोफेजेस, लंग्स में एल्यूलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है। और लंग्स के बाद में अगर जॉइंट की बात करें तो साइनोवियल, जॉइंट बोन जो जॉइंट होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है साइनोवियल सेल। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखा है मैंने। ये जो होती है कहाँ प्रेजेंट रहती है, टिश्यू या ऑर्गन के अंदर। ये मोनोसाइट सेल ही होती है, लेकिन ये वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है इनको, मैक्रोफेजेस। ये वहाँ पर मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाती है टिश्यू के पास पहुँचने के बाद में, और यही क्या करती है, फेगोसाइटिक फंक्शन वहाँ करती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें रेटिकुलर सेल भी आ सकती है। मैक्रोफेजेस जो सेल होती है, अगर स्प्लीन में बात करें तो रेटिकुलर होती है, काफ़ी सारी होती है, अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग होती है। स्प्लीन के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर कौन सी होती है, रेटिकुलर सेल। तो ये सब क्या है, मैक्रोफेजेस सेल ही होती है। मेसेंजर सेल्स होती है नेफ्रॉन के अंदर, कौन सी सेल, किडनी जो होती है वहाँ पे क्या होती है, मेसेंजियल सेल। ये सब क्या है, जो मैंने ऑर्गन्स लिखे उनके अंदर प्रेजेंट मोनोसाइट्स, जो कि फेगोसाइटिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये मोनोसाइट्स जो होती है उसके फंक्शन होते हैं फेगोसाइटिक फंक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट आती है ग्रेनुलोसाइट सेल्स के अंदर बात करें तो इओसिनोफिल्स जो होती है, ये इसका जो डायग्राम बनाया है, ये जो सेल्स होती है उनके साइटोप्लाज्म जो होता है उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ग्रेनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट सेल्स। तीनों के साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कौन सी टाइप की सेल है, ग्रेनुलोसाइट। इओसिनोफिल्स जो होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये हेडफोन की लोब दिख रहे हैं, तो ये हेडफोन की तरह दिख रहा है, तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, बाइलोब, 2 लोब होते हैं, तो ये न्यूक्लियस किस टाइप का होता है, बाइलोब। 2 to 3% में होती है क्वांटिटी।
रोल इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। जो इयोसिनोफिल्स जो सेल्स होती है उसका जो रोल होता है वो होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन को कम करने में, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में और एलर्जिक रिएक्शन में। किसका रोल होता है? इयोसिनोफिल्स। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में और एलर्जिक रिएक्शन के अंदर कौन से सेल का मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन से सेल, तो वो होती है इयोसिनोफिल्स। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में और एलर्जिक रिएक्शन में कौन आती है? इयोसिनोफिल्स का मेनली रोल होता है। नेक्स्ट आती है बेसोफिल्स। इसका जो बेसोफिल्स होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड होता है। किस टाइप का? एस शेप्ड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये 0 से 0.5 to 1% ही प्रेजेंट होती है, यानी कि सबसे मिनिमम है। क्या ये मिनिमम? सबसे कम प्रेजेंट है तो कौन है? सबसे कम तो वो संख्या में तो वो कौन सी है? बेसोफिल्स। और सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सी है? लिम्फोसाइट्स। और सबसे लार्जेस्ट जो है वो कौन सी है? मोनोसाइट्स। और सबसे कम जो होती है संख्या में वो कौन सी है? बेसोफिल्स। ये क्या करती है? बेसोफिल्स रिलीज करती है हिपेरिन, सीरोटोनिन, हिस्टामाइन। 3 टाइप्स के कंटेंट जो होती है रिलीज करती है। हिपेरिन जो होता है वो होता है एंटीकोएगुलेंट। हिपेरिन जो होता है ये होता है एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट होता है। और एंटीकोएगुलेंट जो होता है वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। एंटीकोएगुलेंट एजेंट जो होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं? ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते हैं, यानी कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। ब्लड के अंदर ब्लड जो होता है वेसल्स में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेशन में कंटिन्यू बना रहता है। उसका कारण है हिपेरिन। उसके अंदर हिपेरिन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट होता रहता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के अंदर उसके अंदर क्लॉट नहीं बन पाता है। तो हिपेरिन क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट होता है। सीरोटोनिन जो होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। वेजो मतलब वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, यानी कि ये वेसल्स को क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कौन? सीरोटोनिन। जिससे क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट की वजह से बीपी वगैरह बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेट होता है सही तरीके से। तो सीरोटोनिन क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। हिस्टामाइन जो होता है एसोसिएटेड होता है विद इन्फ्लामेशन। हिस्टामाइन क्या होता है? एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड होता है कौन? हिस्टामिन। ये रोल प्ले करता है किसमें? हीलिंग प्रोसेस के अंदर। कौन? हिस्टामाइन। तो बेसोफिल्स हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक से ज़्यादा लोब जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये 60 to 65% मात्रा में प्रेजेंट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन है? मैक्सिमम कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है काउंट में। इसका फंक्शन क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन भी फेगोसाइटोसिस फंक्शन होता है, यानी कि ये सेल्स को क्या करती है? जिस तरीके से ये मोनोसाइट्स काम करती है सेम उसी तरीके से फेगोसाइटिक फंक्शन होता है किसका? न्यूट्रोफिल्स का। और ये क्या करती है? सेल्स को एंगल्फ डाइजेस्ट करके किल कर देती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि डिफेंस की फर्स्ट लाइन है। न्यूट्रोफिल्स जो होती है एक्टिवेट होती है और जो पैथोजन से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको एंगल्फ कर डाइजेस्ट कर जाती है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी इसको बोलते हैं। किसको? न्यूट्रोफिल्स को। तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है फेगोसाइटिक इसका फंक्शन होता है। सेम मोनोसाइट जो सेल होती है उसी तरीके से न्यूट्रोफिल्स सेल्स का भी फंक्शन होता है। और इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेल्स कौन है? न्यूट्रोफिल्स। और ये यहाँ पर जो टाइप्स होते हैं सेल्स के वो कंप्लीट है। यहाँ पर ये मेनली इसके टाइप्स थे। इसके अंदर लिम्फोसाइट जो सेल है उसके बारे में अपन नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। इससे पहले अपन ने
जो एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स जो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी थे वो अपन ने उनके फंक्शन, उनकी जो स्ट्रक्चर थी न्यूक्लियस की और उनकी जो साइज़ थी, उनकी जो क्वांटिटी थी वो अपन ने डिस्कशन कर ली। अब नेक्स्ट जो है वो जो लिम्फोसाइट्स है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जो लिम्फोसाइट्स होती है वो अगेन 2 टाइप की होती है, एक तो होती है टी लिम्फोसाइट्स, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स जो होती है टी लिम्फोसाइट सेल्स, टी फॉर थाइमस, टी फॉर थाइमस, और बी फॉर बोन मेरो, बी फॉर बोन मेरो। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट जो सेल होती है उसका जो मैच्योरेशन होता है वो होता है थाइमस ग्लैंड में। कहाँ पे होता है? थाइमस ग्लैंड में। जो मैच्योरेशन होता है टी लिम्फोसाइट्स का वो होता है थाइमस ग्लैंड में। अपन ने जब हीमोपोइसिस प्रोसेस पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ लिया था कि जो डब्ल्यूबीसी का जो ऑल ओवर जो सेल्स थी, तीनों डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी, तीनों सेल्स का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। वहाँ से डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से फॉर्मेशन होने के बाद में ये ब्लड के अंदर आ जाती है। लेकिन इनका जो मैच्योरेशन होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, जो टी लिम्फोसाइट सेल जो होती है उनका जो मैच्योरेशन होता है, उनका मैच्योरेशन होता है कहाँ पे आके मैच्योर होती है? थाइमस ग्लैंड में। तो टी लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है, जबकि जो बी लिम्फोसाइट जो सेल होती है वो कहाँ पे? रेड बोन मेरो में ही इसका ओरिजिनेशन होता है, वहीं से बनती है और इसका मैच्योरेशन भी कहाँ होता है? रेड बोन मेरो के अंदर ही बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। तो ये तो इनके मैच्योरेशन की बात। जो टी लिम्फोसाइट जो सेल होती है ये लेस देन 1% इन ब्लड सर्कुलेशन, 1% से भी कम जो होती है वो कहाँ रहती है? टी लिम्फोसाइट्स ब्लड सर्कुलेशन में। और बाकी जो रेस्ट 99% जो सेल्स होती है टी लिम्फोसाइट्स वो रहती है लिम्फोइड जो ऑर्गन होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। जैसे कि स्प्लीन हुआ, रेस्ट जो 99% है वो कहाँ प्रेजेंट होगी? लिम्फोइड टिश्यू में, लिम्फोइड टिश्यू। रेस्ट जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? लिम्फोइड टिश्यू। जैसे कि स्प्लीन हुआ, लिम्फेटिक टिश्यू हुआ, ये इनके अंदर प्रेजेंट होती है। कौन? टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट जो होती है, अगेन इसको डिवाइड किया है। टी लिम्फोसाइट जो होती है 4 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है साइटोटॉक्सिक, इसको किलर सेल्स भी बोलते हैं। टी साइटोटॉक्सिक सेल या टी किलर सेल। जो साइटोटॉक्सिक सेल होती है ये रिलीज़ करती है परफोरिन। क्या रिलीज़ करती है? परफोरिन प्रोटीन रिलीज़ करती है। साइटोटॉक्सिक जो टी सेल होती है परफोरिन प्रोटीन रिलीज़ करती है, जो कि कैंसर सेल और वायरस जो इन्फेक्टेड सेल है उसको किल करने के काम ये आता है। कौन? साइटोटॉक्सिक सेल से रिलीज हुआ प्रोटीन। कौन? परफोरिन प्रोटीन। तो ये साइटोटॉक्सिक जो सेल होती है, किलर सेल होती है, डायरेक्टली क्या होती है? उस इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्टली पैथोजेंस को क्या होती है? किल करती है, रिलीजिंग परफोरिन प्रोटीन। जो टी हेल्पर सेल होती है ये लिम्फोकाइनेस सीक्रेट करती है। जो टी हेल्पर सेल होती है वो क्या करती है? लिम्फोकाइनेस सीक्रेट करती है, जो कि क्या स्टिमुलेट करता है? टी किलर सेल को किल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, और बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के लिए। यानी कि टी हेल्पर सेल ये एक तरीके से हेल्प करती है, हेल्पिंग इसका रोल होता है। ये क्या करती है? लिम्फोकाइनेस सीक्रेट करती है। टी हेल्पर सेल वो जो लिम्फोकाइन्स होता है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? टी सेल्स को। यानी कि टी किलर जो सेल होती है ये इसको स्टिमुलेट करता है
और जैसे ये स्टिमुलेट होगा ये क्या करेगा, ये प्रोटीन रिलीज़ करता है परफोरिन, और क्या करता है, जो कैंसर सेल होती है, जो इन्फेक्टेड सेल होती है, उनको ये किल करने का काम करता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, हेल्पर सेल्स की वजह से। तो टी सेल भी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है किसको स्टिमुलेट करने में, टी किलर या साइटोटॉक्सिक सेल को। और दूसरा क्या किसको स्टिमुलेट करती है, बी लिम्फोसाइट्स को। और बी लिम्फोसाइट जो सेल होती है उसका काम होता है क्या, उसका जो बी लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा सेल आती है उसके अंदर, वो क्या करती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन करती है, एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन का प्रोडक्शन। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी जो होती है वो बनाती है कौन, बी लिम्फोसाइट। और एंटीबॉडी जो होता है वो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको वो किल, या पैथोजन जो होता है उनको किल करने का काम करता है। तो ये डिफेंस का एक तरीके से काम कर रहा है कौन, बी लिम्फोसाइट। तो ये दोनों को स्टिमुलेट कर रही है, साइटोटॉक्सिक सेल को भी और बी लिम्फोसाइट सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए, जो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाके किल करेगा। तो दो फंक्शन ये इसको गए टी हेल्पर सेल के। तीसरी सेल आती है सप्रेसर सेल। सप्रेसर जो सेल होती है, सप्रेसर मतलब दबाना या कम करना। तो सप्रेसर जो सेल होती है वो, ये जो सेल बी लिम्फोसाइट और जो टी किलर सेल्स होती है, ये इन्फेक्शन को कम करने के लिए, फॉरेन बॉडी को जो किल करने के लिए इनकी क्या होती है, एक तरीके से एक्टिवेट हो जाती है ये सेल। तो इनके एक्टिवेशन को कम करने के लिए ये क्या करती है, सप्रेसर सेल होती है जो इनके फंक्शन को क्या करती है, टी किलर सेल के फंक्शन को और बी सेल के फंक्शन को क्या करती है, कम करती है। और टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल क्या कर रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने का काम कर रही है। तो ये एक्टिव, हाईली एक्टिव। और जो बी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है कंटिन्यू, क्योंकि वो भी क्या है, एक्टिवेट हुआ है, किससे, स्टिमुलेशन हुआ है किससे, जो हेल्पर सेल्स है वो स्टिमुलेट कर दिया इसने। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के काम कर रहे हैं। तो उनके एक्टिविटी को कम करने के लिए सप्रेसर सेल क्या करती है, इनके फंक्शन को कम कर देती है। उन सेल्स को कहती है कि अभी जो उनका फंक्शन है वो कम कर दिया जाए। तो अगर वो टी जो सप्रेसर जो सेल होती है, अगर सप्रेसर सेल इनके फंक्शन को कम नहीं करे तो क्या होता है, जो बॉडी के अंदर जो टी सेल्स है और बी जो सेल्स है वो क्या होती है, इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यू वो एक्टिवेटेड रहेगी, जिसकी वजह से जो सेल होती है बॉडी की, उनको वो उन सेल को भी वो किल करने का काम करेगी। यानी कि सेल्फ जो बॉडी की जो हेल्दी सेल्स होगी उनको भी कंटिन्यू डिस्ट्रॉय करती रहेगी। तो उनके एक्टिवेशन को कम करने के लिए सप्रेसर सेल होती है, जो कि उनके फंक्शन को, जैसे ही इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, इन सेल्स का फंक्शन कम करने के लिए सप्रेसर सेल्स जाती है और उनके फंक्शन को डाउन कर देती है। आफ्टर फिनिशिंग इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद में, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया गया है उसके बाद में, तो ये सप्रेसर सेल बाद में इसका फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन क्या सप्रेस करेगी, टी के सेल यानी टी किलर सेल और बी सेल्स के फंक्शन को कम कर देगी। प्रिवेंट अटैक ऑफ सेल्फ सेल, यानी कि ये क्या करेगी, सेल्फ सेल के अटैक को रोकेगी। यानी कि जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, कंटिन्यू एक्टिवेटेड रहेगी, अगर सप्रेसर सेल नहीं जाएगी तो ये क्या करेगा, सेल्फ सेल को भी अटैक करने लग जाएगा। तो ये क्या करती है, सप्रेसर सेल एक्टिविटी को कम करके टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स की, और प्रिवेंट करती है सेल्फ सेल को अटैक होने से बचाने के लिए, यानी कि सेल्फ सेल को किल करने से रोकती है। नेक्स्ट फोर्थ होती है मेमोरी सेल्स। जो मेमोरी सेल्स जो होती है वो किसी भी टाइप का जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को एक तरीके से मेमोरी रख देती है। यानी कि वो आगे से जब वो इन्फेक्शन होता है, उस टाइप का कि कोई एंटीजन आता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो उस एंटीजन की मेमोरी सेल्स जो होती है वो बन जाती है, ताकि नेक्स्ट बार जब इन्फेक्शन हो तो वो जो मेमोरी सेल्स होती है वो जब नेक्स्ट बार इन्फेक्शन होगा तो पहले की जो फर्स्ट बार जो इन्फेक्शन हुआ था, फर्स्ट टाइम जो एंटीजन की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ था, उनकी मेमोरी, वो जो मेमोरी सेल्स होती है वो रखती है, और नेक्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को, उस एंटीजन को तुरंत किल करने का काम भी किसका होता है, मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स जो होती है एक तरीके से मेमोरी रखती है
जो इन्फेक्शन होता है उसका, तो वो आगे जब नेक्स्ट इन्फेक्शन होगा तो मेमोरी सेल्स क्या होती है, उसमें इसका रोल होता है। तो ये जो होता है लिम्फोसाइट जो होती है, टी लिम्फोसाइट्स, वो 4 टाइप की होती है। बी लिम्फोसाइट सेकंड जो आती है, बी लिम्फोसाइट्स जो होती है 2 टाइप की होती है, एंड प्लाज्मा सेल्स और बी मेमोरी सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी जो होता है उसको इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, और एंटीबॉडी क्या करता है, वही पैथोजन से एंटीजन को किल करने का काम करता है। तो ये दोनों टाइप की सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों सेल्स जो होती है लिम्फोसाइट सेल्स, इम्यूनिटी बनाने में इन सेल्स का मेन रोल होता है। जो इम्यूनिटी बनती है बॉडी की वो इन सेल्स की वजह से बनती है, लिम्फोसाइट्स सेल्स की वजह से। तो बॉडी के अंदर ये इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये जो होती है इम्यूनिटी को बनाते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये जो ऑल ओवर है ये सेल किस तरीके से फंक्शन करती है। मान लो किसी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन फॉरेन बॉडी एंटर कर जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो सेल्स होती है साइटोटॉक्सिक जो सेल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो किल करने लग जाती है किसको, जो एंटीजन अंदर बॉडी के अंदर एंटर हुआ उसको किल करने के लिए रिलीज़ करता है किसको, परफोरिन प्रोटीन को। और कैंसर सेल जो होती है या फिर जो इन्फेक्टेड जो वायरस सेल होती है उन सबको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और जो हेल्पर जो सेल होती है, टी हेल्पर सेल, उस एंटीजन आया है उस एंटीजन को किल करने के लिए ये क्या करती है, हेल्प करती है। ये क्या करती है, जो साइटोटॉक्सिक जो सेल होती है और जो बी लिम्फोसाइट सेल होती है उसको भी बता देती है कि बॉडी के अंदर बाहर से कोई एंटीजन आया है तो आपको स्टिमुलेट कर दिया जाए, यानी कि उस एंटीजन के खिलाफ ये हेल्पर जो सेल होती है उनको स्टिमुलेट कर देती है, साइटोटॉक्सिक सेल को और बी लिम्फोसाइट सेल को, ताकि वो उस एंटीजन को ख़त्म किया जा सके। तो ये एक तरीके से डायरेक्टली काम नहीं करती है हेल्पर सेल, और ये क्या करती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करती है, जिससे वो डायरेक्टली जो होती है बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे जो उस पैथोजेंस को किल करेंगे, और जो साइटोटॉक्सिक जो सेल होगी वो डायरेक्टली क्या करेगी, रिलीज करेगी प्रोटीन और उस सेल्स को क्या करेगी, किल करेगी। तो हेल्पर सेल्स इनडायरेक्टली फंक्शन करती है स्टिमुलेट करवा के। और सप्रेसर सेल जो एंटीजन आया है उसको स्टिमुलेट कर दिया गया है, दोनों सेल्स को, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स को। अब जैसे ही इन्फेक्शन ख़त्म होता है उन सेल्स को वापस क्या कर दिया जाता है, एक्टिवेटेड जो सेल होती है टी और बी, उन सेल्स को उनके फंक्शन को वापस से सप्रेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो फंक्शन होते हैं, एक्टिवेटेड जो सेल होती है वो क्या होती है, उनके जो फंक्शन होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, ताकि क्योंकि इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा चुका है तो वो सप्रेसर सेल वो इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद उन दोनों के फंक्शन को सप्रेस कर देती है, ताकि जो हेल्दी टिश्यू है वो उनको भी डिस्ट्रॉय नहीं करे। क्योंकि एंटीबॉडी और साइटोटॉक्सिक सेल क्या होती है, अगर सप्रेस नहीं होगी तो हेल्दी टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय करती रहेगी। तो ये सप्रेसर सेल का फंक्शन हो जाएगा। और मेमोरी सेल जो होते हैं, प्रीवियस इन्फेक्शन जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ है उसको, उस इन्फेक्शन की मेमोरी सेल्स जो होती है वो बन जाती है, और नेक्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन होगा तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ वो मेमोरी सेल्स क्या होती है, अटैक करती है और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है। तो इस तरीके से सेम यहाँ पर भी मेमोरी सेल का यही फंक्शन होता है जो यहाँ पर होता है। तो ये ऑल ओवर जो होता है लिम्फोसाइट्स के टाइप थे। ये यहाँ पर लिम्फोसाइट सेल अपन ने पढ़ी, इसका जो एक था जो लाइफ स्पान होती है इसकी, लिम्फोसाइट्स जो WBC की लाइफ स्पान होती है वो सम हार्स टू 20 डेज, लगभग अप्रोक्स इतनी जो होती है वो इसकी लाइफ स्पान होती है WBC की। तो ये ऑल ओवर जो होता है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो एक होता है कि बी लिम्फोसाइट जो होती है वो टी और बी लिम्फोसाइट्स अलग अलग इम्यूनिटी जो होती है बॉडी को प्रोवाइड कराती है। जो टी लिम्फोसाइट होती है और बी लिम्फोसाइट जो होती है, टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी।
कौन सी इम्यूनिटी? ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी है वो टी लिम्फोसाइट्स और ह्यूमरल इम्यूनिटी है जो बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करवाती है। तो ये सेल मेडिएट इम्यूनिटी, ह्यूमरल मेडिएट इम्यूनिटी को भी देखते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सेल मेडिएट इम्यूनिटी और एंटीबॉडी इम्यूनिटी। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो किस अलग अलग जो होती है, किस तरीके से इनका रेस्पॉन्स होता है। सेल मेडिएट इम्यूनिटी जो होती है टी सेल प्रोवाइड कराती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है बी सेल प्रोवाइड कराती है। जो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं यहाँ पर। अगर कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, कोई एंटीजन है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, जैसे ही एंटर करता है एंटीजन बॉडी के अंदर तो बॉडी जो होती है इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है। क्या करती है? इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है। जैसे एंटीजन एंटर होगा वो दो टाइप से जो होता है इम्यून रेस्पॉन्स शो होता है। एक तो होता है सेल के थ्रू, एक होता है एंटीबॉडी के थ्रू। जो होता है ये एक सेल है, सेल के थ्रू एंटीबॉडी जो होता है वो रेस्पॉन्स जो होगा वो शो होगा। जो इम्यून सेल्स जो होती है वो क्या करती है, जिस तरीके से अपने टी लिम्फोसाइट्स पढ़ रहे थे या जो सेल्स पढ़ रहे थे बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, वो क्या कर रही थी, साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हो रही थी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस थे या जो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स थी उनको क्या कर रही थी, वो किल कर रही थी। तो ये इंट्रासेलुलर एक्टिविटी हो रही है। एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ये सेल्स जो हो रही है डायरेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो इंट्रासेलुलर जो एक्टिविटी हो रही है ये इम्यून सेल्स जो होगी वो टी सेल ही जो होती है इम्यून सेल्स हो गई एक तरीके से। ये इंट्रासेलुलर एक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट्रासेलुलर एक्शन हो रहा है। तो इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है एंटीजन बॉडी के अंदर गया, एंटीजन बॉडी के अंदर जैसे ही गया तो इम्यून रेस्पॉन्स हुआ। एक तो हुआ सेल्स जो होती है टी लिम्फोसाइट जो सेल होती है वो डायरेक्टली क्या कर रही है, उस सेल्स को किल करने का काम कर रही है, उस सेल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली सेल्स के ऊपर काम हो रहा है। तो इंट्रासेलुलर एक्टिविटी हो गई, तो इसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेकंड जो आता है इम्यून रिस्पॉन्स, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स क्या काम करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम कर रही है। क्या कर रही है, एंटीबॉडी। जैसे एंटीजन अंदर गया इम्यून रिस्पॉन्स एक तो हुआ डायरेक्टली सेल के थ्रू, एक हुआ जो सेल है वो क्या कर रही है, एंटीबॉडी बना रही है, एक हथियार तैयार कर रही है। एक तो डायरेक्टली सेल इन्वॉल्व हो रही है और एक हो रही है कि वो जो सेल है वो क्या कर रही है, एक हथियार तैयार कर रही है जिसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स जो सेल होती है एंटीबॉडी बना रही है, एक हथियार तैयार कर रही है। तो वो क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। यानी कि वो इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर नहीं हो रहा है, वो सेल्स के बाहर जो हो रही है वो कंडीशन हो रही है। तो ये एक तरीके से ह्यूमरल तरल से रिलेटेड है। ह्यूमर मतलब एक तरीके से वाटर होता है, तो ये इंटरसेल होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी कि ह्यूमर के अंदर हो रहा है, यानी कि सेल के बाहर ये एंटीबॉडी बन रही है, यानी कि सेल के बाहर इसका फंक्शन हो रहा है। तो सेल ने क्या किया, बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की और वो एंटीबॉडी क्या कर रही है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम कर रही है। तो ये क्या हुआ, सेल के बाहर हुआ, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्शन हो गया। और ये किस टाइप की इम्यूनिटी हो गई, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमर मतलब वाटर से रिलेटेड है, सेल के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह है या जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो उसकी बात की जा रही है। तो ये सेल के अंदर ना होकर ह्यूमर के अंदर है, तो बाहर की तरफ हो रहा है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्शन हो गया, तो इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। सीधा सा समझे तो टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डायरेक्ट सेल जो हो रही है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है डायरेक्टली, लिम्फोसाइट सेल उस सेल्स के ऊपर पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर काम कर रही है। जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स है वो क्या हो रही है, किसके ऊपर काम कर रही है, बी लिम्फोसाइट डायरेक्टली वो काम नहीं कर रही है। बी लिम्फोसाइट ने एक हथियार बनाया, यानी कि बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाई, और बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाई तो वो एंटीबॉडी जाके उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस को, उन एंटीजेंस को किल करते हैं। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से ह्यूमरल इम्यूनिटी होगी। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एक्शन हुआ तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी होगी। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स जो होती है अलग अलग इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है कौन प्रोवाइड कराता है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स और ह्यूमरल इम्यूनिटी
सेल के बाहर हो रहा है, ह्यूमर यानी कि तरल में हो रहा है एक तरीके से, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी बना रहे हैं तो वहाँ ह्यूमरलिटी, याद रख लो। वैसे एंटीबॉडी जहाँ बन रहे हैं तो वहाँ ह्यूमरल इम्यूनिटी आएगी। तो ये ऑल ओवर हो जाता है इससे। यहाँ पे WBC जो होती है वो कंप्लीट हो जाता है। WBC का जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।